हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में। उसके बाद जो है एम्पीयर की परिभाषा को भी हम देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जो है क्या बनाते हैं, दो समांतर धारावाही तार बनाते हैं। ये इस तरह से एक को हम बोल देते हैं पी क्यू, एक धारावाही चालक को पी क्यू बोल देते हैं और एक को बोल देते हैं आर एस। दोनों स्टूडेंट समांतर हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है पी क्यू चालक के अंदर I1 धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और इसके अंदर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और हम मान लेते हैं हम लोग कि इस पी क्यू जो धारावाही चालक है और आर एस जो धारावाही चालक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। ठीक, तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले बता दें, इसमें दो कॉन्सेप्ट का जो है यूज होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी धारावाहिक, अगर किसी चालक, कोई धारावाही चालक है, अगर उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने से उस चालक के चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो फर्स्ट ये चीज़ जो है यूज होगी आज। और दूसरा कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रखा जाए, है ना, अगर उसके अंदर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगता है। ठीक, जैसे अब समझने के लिए हम समझाते, देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है इस तरफ, है ना, इस यहाँ से इस तरफ, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक चालक रखे हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके ऊपर एक बल लगेगा जो इस चालक तारों को क्या कराएगा, मूव कराएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का आज यूज होगा इस वीडियो में, है ना। तो चलिए समझते हैं आगे। अभी जो हमने केस लिया है, इस केस में क्या है कि दोनों मतलब जो धारा है दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं I1 भी ऊपर की तरफ, I2 भी, है ना, दोनों जो है सेम दिशा में जो है प्रवाहित हो रहे हैं धाराएं। ठीक, तो अभी हम पता करने वाले हैं कि इस PQ चालक में जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण R दूरी पर, यानी यहाँ पर जो है R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, हम चुंबकीय क्षेत्र लिखने वाले हैं I1 धारा के कारण, उसको हम V1 करके लिख देते हैं, V1। और धारावाही चालक के कारण R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो A होता है ना, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जिस चालक धारावाही चालक के कारण उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और दूरी चालक से, है ना, चालक से लंबवत दूरी, ये सूत्र होता है। तो म्यू नॉट I1, है ना, I1 धारा प्रवाहित हो रही है बटे 2 पाई R। तो ये PQ चालक के अंदर जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण R दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। अगर बात करें स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप उसे जो है दाएं हाथ के नियम से ही इजीली निकाल सकते हैं उसकी दिशा क्या होगी। आपको करना क्या होता है, अंगूठे को धारा की दिशा में करना होता है, इसको जो है इस तरह से जो मोड़ना होता है उंगलियों को इस तरह से, है ना। तो अगर आप यहाँ पे मोड़ेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये जो उंगलियाँ हैं ये बताएंगी, है ना। देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की तरफ होगी, और अंदर की तरफ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस का सहारा लेते हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ है। ठीक, तो स्टूडेंट इस PQ के अंदर जो धारा I1 है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है और उसकी दिशा क्या है, अंदर की तरफ है, उसका परिमाण जो है इतना है। अब अगर ध्यान से अगर इस हम RS में देखें हैं तो RS के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक धारावाही चालक तार है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद हो चुका है इस धारावाही चालक के कारण। ठीक, तो अभी हम बताएं कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक है उसके ऊपर बल लगता है ना, तो देखिए इसके ऊपर क्या है, धारावाही चालक, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है अंदर की तरफ, तो देखते हैं बल किधर लगेगा, है ना। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। हम क्या करते हैं, हम धारा की दिशा में जो है इसको कर लेते हैं, है ना, इसको जो है इसको धारा की दिशा में करते हैं, ये बाएं हाथ है, और इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लेते हैं, और ये जो है लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है, बताता है। चलिए करते हैं, देखिए धारा की दिशा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है, धारा की दिशा ऊपर है। तो जो अंगूठा है वाला ये जो है लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो इधर होगी। ठीक है, फिर से इस PQ तार के अंदर जो I1 धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके कारण यहाँ पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बन चुका था। अब चूंकि ये धारावाही चालक तार है, तो हमने बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक तार उपस्थित होता है, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके ऊपर बल लगता है ना।
अब चूंकि बल एक सदिशा से किसी न किसी दिशा में बल लगेगा, तो उसकी दिशा पता करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। हम कैसे करते हैं, हम इस उंगली को धारा की दिशा में करते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो अंगूठा होता है वो लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए करते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारा की दिशा और लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, यानी जो लगने वाला बल होगा ये इधर होगा। अब उस बल का परिमाण कितना होगा, देखिए यह बराबर I2, इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मौजूद कितना है, B1। हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए इतनी RS दूरी को ही लेते हैं, तो उसकी लंबाई को हम L मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, L। उसके बाद लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा किसके बीच का कोण है, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है ना। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। ठीक है, धारा देखिए ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है ना। धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो कोण 90 डिग्री बनेगा। और कोण जब 90 डिग्री बनेगा तो इसको हम हटा सकते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है, तो जो लगने वाला बल हो जाएगा I2 B1 और L। ठीक, और चूंकि ये F1 के कारण लगने वाला बल मतलब PQ है ना, जिस I1 धारा के कारण लगने वाला बल है, सो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर F1 बराबर I2 और B1 का मान है ना, हमने अभी लिखा है B1 का मान क्या, म्यू नॉट I1 2 पाई R। इसको फिलहाल समीकरण 1 बना देते हैं, समीकरण 1, और यहाँ से लिख देंगे B1 का मान रख देते हैं, क्या है, म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई R इंटू L। ठीक, और यहाँ से हम समीकरण 1 से कुछ रखे हैं, क्या रखे हैं, B का मान रखे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा, F1 बराबर, हम म्यू नॉट को और 2 पाई को पहले लिख देते हैं, म्यू नॉट बटे 2 पाई I2 I1 को एक साथ लिख देते हैं, I1 I2 है ना बटे R, और L को हम इस बगल ला लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है हो जाएगा किसी धारा मतलब एक धारावाही चालक के कारण इस पे लगने वाला बल है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो धारा वाला प्रवाहित हो रही थी, ये भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और जब एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो इस धारावाही चालक पर उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा उसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसे बना देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब हम देखने वाले हैं I2 जो है यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, तो देखिए हम B2 लिख रहे हैं, B2 क्या है, I2 के कारण बनने वाला R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए हो जाएगा ये म्यू नॉट, इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 बटे दूरी कितना है, हमको R दूरी पे देखना है, तो 2 पाई और ये हो जाएगा R। ये RS चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा I2 के कारण R दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र का मान है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन गया है तो अपने आप में देखिए धारावाही चालक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ मौजूद हो चुका है। इसकी दिशा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करते हैं, दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। देखिए धारा ऊपर जा रही है ना, आप उंगलियों को इस तरह मोड़ेंगे दाएं हाथ के, है ना, ये सॉरी ये दाएं हाथ, हाँ ये दाएं हाथ है। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, ये बाहर की तरफ होगा, है ना, बाहर की तरफ दिशा बताएंगे इस तरह से। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, बल की दिशा कैसे पता करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है ना। हम करते क्या है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, धारा ऊपर जा रही है, धारा की दिशा होती है, तो लगने वाला बल कहाँ होगा, ये अंगूठा बल की दिशा बताएगा, तो अंगूठा लगने वाला जो बल की दिशा होगी इधर होगी। ठीक है, तो बढ़िया है ना, ये इधर होगी, इसको F2 बोल देते हैं, F1 था म्यू नॉट और 2 पाई है, ये B2 बराबर था। ठीक है, चलिए, तो F2 की दिशा इधर होगी है ना। अब उस बल का परिमाण कितना होगा देख लेते हैं, F2 बराबर I, अब इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हुई है, I1 है ना, B, अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कितना मौजूद है, B2,
यल मान लेते हैं, अभी जो पी क्यू की दूरी अभी कुछ समय के लिए मान लेते हैं यल है, साइन थीटा। थीटा देखिए यहाँ पे कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है और जो आई है वो ऊपर धारा का प्रवाह है, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो 90 डिग्री साइन 90 का मान 1 होता है, हट जाएगा, तो F2 बराबर आ जाएगा I1 B2 यल। अब B2 का मान समीकरण, इसको आप 3 बोल देते हैं, है ना, समीकरण 3 से रखने पर तो हो जाएगा आपका F2 बराबर I1 B2 का मान क्या है, म्यू नॉट I2 है, ये हो जाएगा, है ना। B2 का मान रख देंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा F2 का मान। थोड़ा आप इधर लिख देते हैं, है ना, इधर ही लिख देते हैं, जगह है इस तरफ, तो F2 बराबर हो जाएगा आपका F2, और इसमें यल भी है ना, यल को इधर लेते आते हैं, F2 बटे यल बराबर म्यू नॉट और 2 पाई को पहले लिख देते हैं, म्यू नॉट बटे 2 पाई, और I1 I2 को एक साथ लास्ट में लिख देते हैं, I1 I2 बटे R। ये समीकरण हम बना देते हैं जो है 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा ये क्या है, F2 बटे एल है ना, यहाँ पे F1 बटे एल है, ये है मतलब F1 तो बल था, है ना, लेकिन F1 बटे एल क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो समीकरण 2 और 3 को जरा 2 और 4 को ध्यान से देखिए, इधर वाले पक्ष तो बराबर हैं, है ना, देखिए म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, तो इधर वाला पक्ष भी तो बराबर होगा, है ना, बाएं पक्ष भी तो बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसको F1 F2 ना बोल के सिंपल F बोलेंगे, है ना, और तब हो जाएगा ये फार्मूला F बटे L बराबर म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बटे R, ठीक। तो ये हो जाएगा धारावाही चालक के एकांक लंबाई पे लगने वाले बल का जो है सूत्र हो जाएगा, ठीक है। F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 इंटू I2 बटे R, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से, और ठीक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब दोनों धाराओं की दिशा सेम रहेगी तो ये दोनों बल आकर्षित होंगे। देखिए ये इधर I1 धारा उसको इधर खींच रही है, और है ना I1 धारा उस चालक तार को इधर खींच रही है, और I2 धारा जो है इस चालक तार को इधर खींच रही है ना। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो तार आपको सीधा दिखाई दे रहा है ऐसा ना दिखाई देकर हमको ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद, इस तरह से इससे ले लेगा, ठीक है। और अगर धारा की दिशा हम सेम अलग अलग कर देते हैं, मान लो कि धारा की दिशा नीचे रहती है, तो उस केस में क्या होता है कि इनकी दिशा जो है प्रतिकर्षी प्रकार की हो जाती है, दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और चालक तार जो है इस तरह से दूर दूर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। लेकिन सूत्र आपका वही होता है, F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, है ना, यही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके बाद बात करते हैं एम्पियर की परिभाषा की। एम्पियर की परिभाषा क्या है, फिलहाल ये जो चीज है क्या है, एकांक चालक तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बराबर है ना, ये वाला, ठीक। तो अभी बात करते हैं एम्पियर की परिभाषा की। स्टूडेंट अब बात करते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा की, है ना। तो उस जो हमारा सूत्र निकला है, उस सूत्र को हम यहाँ पर लिखे हैं, है ना। सूत्र क्या है, F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, है ना। अब देखिए यहाँ पर म्यू नॉट बटे 2 पाई, इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷, ठीक है ना। म्यू नॉट बटे 2 पाई पूरा रख के सॉल्व करेंगे कितना आएगा। अब यदि L बराबर 1 मीटर हो, है ना, R बराबर भी 1 मीटर हो, R यानी कि दोनों जो समांतर चालक तार हैं उनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर हो, तथा I1 I2 1 एम्पियर हो, यानी I1 की धारा का मान भी 1 एम्पियर हो, I2 का मान भी 1 एम्पियर हो, तो जो लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, है ना। जरा रखिए, एक यहाँ रखेंगे, एक रखेंगे, तो F का मान आ जाएगा इतना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो स्टूडेंट अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में रखे एक मीटर दूर रखे, है ना, जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे, है ना, 1 मीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर, दूर रखे सीधे व समांतर धारावाही तारों में
प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रत्येक तार की प्रति मीटर मतलब 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये 1 एम्पीयर की क्या है स्टूडेंट, डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, डिफिनेशन को एग्जाम में आएगा तो इसको लिख के आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।